इसका ऊपर हाथ देके क्या चीज कैपिलरी ब्लड कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको कौन कौन था, ये लोग से बताए थे, ये फिंगरटिप से बताए थे और पांच वाला बताया था, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट ये छूटा हुआ था आर्टियल पंक्चर, ठीक है ना। और ये जो होता है सब लोग नहीं करते या करने नहीं दिया जाता, क्योंकि देखो अब सबसे पहले तो हमको बताओ आर्टियल पंक्चर और वेन पंक्चर जो होगा। वेन पंक्चर सब इजीली कर लेते हैं, आर्टियल पंक्चर सबको नहीं करने दिया जाता है, या जो वेल ट्रेंड है, ठीक है ना, जो बहुत अच्छे से करते हैं उन्हीं को दिया जाता है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले बताओ आर्टरी और वेन में क्या अंतर है, आर्टरी और वेन में क्या अंतर है, उसका वाल होता है, कौन मोटा पतला क्या है बताओ। कोई खड़ा होकर बताओ, जिसको एक बताना, जिसको एक पता है बताओ, गलत सही जो भी होगा हम बताएंगे, फिर आता है तो बोलो, बोलो। आर्टरी हार्ट से कनेक्टेड होता है, आर्टरी हार्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और वो सबसे साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, क्या चीज़ साइज बड़ा होता है, लंबा पतला होता है, क्या होता है, देखो हम बता रहे हैं। आर्टरी और वेन, ठीक है। एक तो समझो कि मानो कि हार्ट है, क्या है हार्ट, ये क्या होता है हार्ट पंप करता है ब्लड, ठीक है। ये क्या करता है आर्टरी पंप करता है, इसका प्रेशर जो आर्टरी का होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रेशर इसमें ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है कि इसका जो वाल होता है, समझ में आ रहा है, जैसे जो वेन है और आर्टरी है, समझ में आ रहा है। ये क्या होता है, वेन का थोड़ा मोटा होता है, यहाँ पर क्या होता है वेन सबका होता है मोटा होता है, इसका क्या होता है पतला होता है। इसका वाल जो भी होगा वो क्या हो गया, ठीक हो गया, समझ में आ रहा है। तीसरा क्या है, ये क्या होता है आर्टरी सुपरफिशियल नहीं होता, डीप सीटेड होता है, क्या होता है डीप सीटेड, या डेप्थ में सिचुएटेड रहता है, समझ में आ रहा है। मतलब देखो वेन जो होता है कि सब वेन दिख रहा है, क्या सुपरफिशियल है, आसानी से हमको दिख रहा है, लेकिन आर्टरी सब क्या होता है अंदर आता है, वो आसानी से हमको नहीं दिखता, और ये सब प्रेशर उससे ज़्यादा है, ठीक है ना। इसीलिए कभी देखता है वो कोई हाथ तो काटता है तो क्या होता है वेन काटता है, समझ में आ रहा है। वेन काटेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड गिरते आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा बाद तब वो डेथ करना होगा, या 3-4 घंटा बाद तब मरेगा। लेकिन अगर आर्टरी कट गया ना बाबू 5 से 10 मिनट में ब्लड खत्म, इतना प्रेशर है उसका, हार्ट के पास जाएगा, हार्ट पंप करेगा, सब पथ से निकलेगा। इसलिए कभी देखा होगा एक्सीडेंट होता है किसी हाथ काटता है या कुछ होता है, पूरा प्रेशर में मारता है ब्लड, मारता है ना, वही मानो हाथ कट गया चाहे कुछ होगा, क्या होता है धीरे धीरे ब्लड आता है। और वो क्या करता है, वो वेन काटता है, समझ में आ रहा है। जो ऊपर सब सिचुएटेड है सब क्या है, सब वेन है, वो सब क्या होता है आर्टरी जो होता है डीप में इंसाइड रहता है, डेप्थ में रहता है, समझ में आ रहा है। ये डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि इसको पकड़ना, ठीक है, डेप्थ में है, तो इसको जो वेल ट्रेंड नर्सेज है या डॉक्टर है, फिजिशियन है, समझ में आ रहा है, या टेक्नीशियन है, वही सब क्या करेंगे पकड़ेंगे। नए आदमी को क्या होता है ये सब निकालने के नहीं दिया जाता है, छूने तक नहीं दिया जाता है, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, थोड़ा सा निकल कर हुआ ना पूरा ब्लड नहीं होता है, बचा कर निकला, बहुत स्पीड में निकलता है फोर्स के साथ, समझ में आ रहा है। इसी के आगे ये सब नोट में लिखे हुए हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले इसका क्या है अंतर समझना है, ये अंतर समझना है। इसका प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि हार्ट से डायरेक्ट पंप हो रहा है, ब्लड क्या कर रहा है फेंक रहा है। इसका जो वाल होगा वो क्या है तीन पतला है, इसका डेप्थ जो है क्या है ज़्यादा है, तो जो ऊपर आएगा ठीक है, तो आसानी से देखता है, जब भी कटेगा तो क्या होगा इसमें प्रेशर कम रहता है, क्या होगा धीरे धीरे स्लोली ब्लड आता है, समझ में आ रहा है। ये सब क्या करना है याद रखना है। इसके बाद है तो ये क्या होता है वेन, देखो संविधान वेन और आर्टरी में डिफरेंस है। ये क्या था सब आर्टरी था, क्या था आर्टरी था, समझ में आ रहा है। यही मोटा मोटा जो क्या है अंतर है, तो इसको जानना जरूरी है, ये नहीं जानेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। उसके बाद क्या है वेन में जरूरी
जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, क्या रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि हार्ट से डायरेक्ट आ रहा है, लंग्स से आता है ऑक्सीजन, उसमें पंप करता है हार्ट, उसके बाद इसमें आता है, आर्टिकल सब आता है ना, इसमें क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो जब भी ये समझ आया, पहले ये समझ लो, ये 4 पॉइंट याद रहेगा ना, ये याद रहेगा, ये सब समझ में आएगा आसानी से। ठीक है, क्या होगा? इसमें थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, वाल्व का बेस्ट होगा, और सिचुएटेड कहाँ रहेगा? क्या होगा? बेस्ट ज़्यादा होगा और ऑक्सीजनेटेड रहेगा। ये समझ में आ गया? अब देखो, आर्टिकल पंक्चर होता है, वेनस पंक्चर के लिए क्या कहता है? मैक्सिमम की टेस्ट होता है, क्या चीज़ करते हैं? वेन पंक्चर से। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे क्या होता है? आर्टिकल पंक्चर किया जाता है 3-4 चीज़ के लिए। एक तो ब्लड का पीएच पता लगाने के लिए। ब्लड का पीएच कितना बताया था? 7.4 बताया था ना। तो ब्लड का जो पीएच 7.4 नापा जाता है, क्या चीज़ से किया जाता है? वेनस ब्लड से नहीं करता है। इससे करता है वेस्ट, इसी से आएगा, करने के लिए इससे नहीं करता है लोग। क्या होगा? वेस्ट जो आएगा मतलब लीवर नहीं आएगा, किससे? आर्टिकल से। ठीक है, इसका ये तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा। PCO इसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर, लिख लेना कहीं, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये PO2 का मतलब हो गया कैसे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कैसे? ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या है कि आर्टिकल ब्लड पंक्चर किसके लिए किया जाता है? कि सबसे पहले जो ब्लड आपको पानी के पीएच पता लगाना है। ठीक है, ब्लड में कितना पीएच है। उसके बाद है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है। ये सब जो फिजियोलॉजी पढ़ेगा, ठीक है ना, लंग्स का, उसमें पढ़ेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में क्या काम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कहाँ पे टिश्यू में एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है ना। क्या पढ़ते हैं कि जब लंग्स से क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, टिश्यू या सेल के पास जाता है, वहाँ से क्या करता है? टिश्यू या सेल ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। समझ में आ रहा है? वो सब एक्सचेंज हो, इस सब फिजियोलॉजी को बहुत अच्छा से पढ़ाया जाए। ठीक है, जब भी डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का करना होगा, ठीक है ना, या ब्लड गैसेज, इसको बोला जाता है कि इसमें किससे किया जाएगा? आर्टिकल पंक्चर करके। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल पंक्चर जनरली किया जाता है इसलिए ब्लड गैसेज के लिए। जैसे ब्लड गैसेज, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ब्लड का पीएच नापना, ब्लड में बाइकार्बोनेट्स होता है। समझ में आ रहा है? बफर का काम करता है। तो ये 3-4 नापने के लिए क्या किया जाता है? आर्टिकल पंक्चर किया जाता है। और सब टेस्ट करना है, जो CBC करना है या जो भी और सब टेस्ट है, SGPT, OCOT जो भी होता है, वो सब कुछ सब क्या लेते हैं? वेनस ब्लड लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है, ये सबसे पहले जानना है कि आर्टिकल पंक्चर किस किस केस में करते हैं। इसलिए लोग ये सब नाम नहीं सुना होगा, लोग कभी फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये सब कोई करवाया भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये बहुत, ये जो ब्लड का पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और बाइकार्बोनेट, ये 3-4 चीज़ का डिटरमाइन करना है हमको, उसका डायग्नोसिस करवाना है। ठीक है ना, टेस्ट करवाना है, तभी क्या किया जाता है? आर्टिकल पंक्चर किया जाता है। ठीक है, नहीं तो जनरली क्या आता है? वेन पंक्चर से हो जाता है सब टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि ये डीप सिचुएटेड है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, एक्सपीरियंस का काम है। और वेन पंक्चर क्या होता है? सुपरफिशियल होता है, आसानी से दिखता आदमी लगा सकता है। ये सब क्या होता है? दिखता नहीं, एक्सपीरियंस से लगाना पड़ता है, पकड़ कर। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये जल्दी नहीं किया जाता है। इसलिए जो भी करता है ट्रेन मार्क्स या फिजिशियन है, जो टेक्नोलॉजिस्ट है, तो लोग भी अगर अच्छा से एक्सपीरियंस हो जाए तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही 4 चीज़ के लिए चल रही है, क्या होता है? आर्टिकल पंक्चर किया जाता है। समझ में आया ना? कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आर्टिकल पंक्चर किस किस केस में करेंगे, तो कौन कौन सा केस है, समझ में आया? ठीक है, अब है साइड। अब जैसे हम लोग यहाँ पे वेन का साइड सब क्या था? मीडियम डिवाइडर, बेसिक सेपलिक सब था ना। वैसे ही इसमें कौन कौन सा साइड चूज करता है? कहीं से तो निकाल नहीं देंगे, जहाँ पे प्रोमिनेंट आर्टरी होगा, जहाँ पे आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है,
ठीक है, ये क्या होगा उसको प्रीफर किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सा साइड प्रीफर करेंगे बताओ? रेडियल आर्टरी एट रिस्ट है, यहाँ पर रेडियल आर्टरी रहता है। समझ में आ रहा है? हम पकड़ के बताएंगे सबको, ठीक है। तो अभी सिर्फ पकड़ लो, उसके बाद क्या करेंगे हम सबको पकड़ पकड़ के दिखाएंगे, ठीक है ना, क्या कहाँ है। उसके बाद क्या है, ब्रैकियल आर्टरी इन द येल्लो है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आता है, ब्रैकियल आर्टरी, नाम याद रखता है, जैसे मीडियम ट्यूबाइकल बेसिलिक और सेफलिक ध्यान में याद रखते थे ना, वैसा ही आर्टरी में क्या है, रेडियल आर्टरी कहाँ है, रिस्ट के पास, ब्रैकियल आर्टरी कहाँ है, एल्बो के पास, और फीमोरल आर्टरी कहाँ है, ग्रोइन। ग्रोइन क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आता है ना, ये फीमर अटैच होता है, यहाँ पर तुमने सुनता होगा कि कभी कभी फूल हो जाता है, इन्फ्लेमेशन वाला बहुत दर्द पड़ता है, कभी हुआ किसी को, ठीक है ना। उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रोइंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो फीमोरल आर्टरी से क्या होता है, यहाँ से ब्लड निकाला जाता है। सबसे पहले आर्टरी का नाम याद होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोसेस तो बाद में, पहले कहाँ से निकाला जाता है वो पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कहाँ रेडियल आर्टरी कहाँ है, रिस्ट के पास, ब्रैकियल आर्टरी कहाँ है, एल्बो के पास, और फीमोरल आर्टरी कहाँ है, ग्रोइन। इसी को ग्रोइन बोला जाता है, इस वाला पार्ट को, ठीक है। किसी को अगर समझ में नहीं आएगा तो मतलब अपना कर लेना गूगल सर्च, नहीं तो बताएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? ग्रोइन मतलब ये वाला जो पार्ट है, समझ में आ रहा है, जो फीमर में अटैच हो रहा है ना, तो वही वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रोइन रीजन बोलते हैं, ठीक है। हो गया? तो साइड कौन कौन सा समझ में आएगा? इसके लिए डिटर्मिनेशन करते हैं, वो समझ में आया, ऐसे करके याद करना, ठीक है ना। जल्दी समझ में आना चाहिए किस देश के लिए यूज करेंगे और कौन कौन सा साइड प्रीफर करेंगे, लेनस में कौन करते हैं तो इसमें कौन करता है, समझ में आ रहा है कौन कौन सा आर्टरी, ठीक है। अब ये वाला हम बताएंगे, रेडियल आर्टरी से मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर यहाँ से नहीं तो फीमोरल आर्टरी से निकाला जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये हम बताएंगे पकड़ कर, ठीक है ना, सबको फील भी करवाएंगे। अभी ये सब पढ़ लेता है। उसका क्या है, ये जो टर्निकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आर्टिरियल पंक्चर। आर्टिरियल पंक्चर के लिए क्या है, टर्निकेट यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है कि जो मानो कि जैसे वेन के लिए क्या करते थे, टर्निकेट बांधते थे। इसमें क्या किया जाता है कि आर्टरी को पता लगाते हैं, और आर्टरी को पता लगा जो भी सलाइन का बॉटल है या नॉर्मल ये सब बॉटल है, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे करवा देते हैं, समझ में आ रहा है, ऐसे करके बनवाते हैं। देखो ये वाला थंब जो है इसको अंदर करो तब पहले, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशराइज ज़्यादा हो जाता है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद ये अभी तुमको पकड़ के बताएंगे कहाँ है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ से ब्लड निकाल देंगे। टर्निकेट बांधने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टरी जब देख में है वैसे कितना टाइट बांधेगा, समझ में आ रहा है। प्रेशर भी ज़्यादा होता है ब्लड का, तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। वेन में क्या है, और वेन में क्या होता है, प्रेशर कम होता है, इसलिए उसमें टर्निकेट का भी थोड़ा बहुत आवश्यकता पड़ता है। इसलिए क्या ऑटोमेटिक ज़्यादा प्रेशर और देख समझिए, तो टर्निकेट का यहाँ पर कोई जरूरी नहीं, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिरियल ब्लड के लिए टर्निकेट यूज किया जाता है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स, समझ में आ रहा है। ये सब एक काम को पकड़ कर चलना है। अब उसमें क्या होता था कि नॉर्मल जो प्लास्टिक का सिरिंज होता है ना, प्लास्टिक का जो मार्केट में हम लोग को मिलता है, वो क्या होता है, यूज करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, प्लास्टिक का सिरिंज यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, सैनिटाइज्ड ग्लास सिरिंज, क्या चीज है पर सैनिटाइज्ड ग्लास सिरिंज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्पेशल टाइप का वो सब ये सिरिंज आता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, ग्लास का बना हुआ रहता है। अब सवाल आया कि प्लास्टिक का यूज करते हैं और प्लास्टिक का यूज नहीं करते, ग्लास का क्यों यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। देखो प्लास्टिक है तो उसको बनाया जाएगा तो थोड़ा एयर पतला रहता है, ठीक है ना, तो उसमें आसानी से क्या होगा, एयर थोड़ा बहुत अंदर बाहर जा सकता है, समझ में आ रहा है। लेकिन ग्लास जो बड़ा जो रहता है थोड़ा मोटा रहता है, समझ में आ रहा है। और इसमें से क्या होता है कि जो क्या है, ये जो प्लास्टिक है क्या होता है, परमेबल गैसेज है, इसमें गैसेज क्या होता है, आसानी से थोड़ा बहुत आ जा सकते हैं। लेकिन ग्लास रहेगा वो क्या होता है, थोड़ा मोटा कर दिया जाता है, उसमें से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज नहीं होना है। क्योंकि मानो कि इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और मेरा शरीर के अंदर भी है, तो हमको शरीर के अंदर जो ब्लड में उसका ना टेस्ट करना है। हमारा तो बाहर वाला मिक्स हो जाता है, फिर क्या होगा, इधर आएगा
डायग्नोसिस में इधर आएगा कि नहीं। तो हमको मानो कि जो कोई भी अगर टेस्ट करना है तो क्या होगा, हमको कंटामिनेट नहीं करना, बाहर वाला चीज़ अंदर नहीं मिलाना, अंदर वाला बाहर नहीं मिलाना, यही ना है। अब मानो कि बाहर में भी तो ऑक्सीजन है, बाहर में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड है इन्वायरमेंट में, और वो जाके मानो ब्लड में मिक्स हो गया, मानो कि ऑक्सीजन मेरा इतना था, पता चला बढ़ा दिया, या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दिया या घट गया, समझ में आ रहा है। तो क्या करना, मिक्स नहीं करना देना। इसलिए क्या होता है, हेपरनाइट ग्लास सिरिंज यूज किया जाता है। हेपरनाइट मतलब क्या हुआ कि जो एंटीकोगुलेंट है वो उसी में डाला हुआ रहता है सिरिंज में, उसको वाइल जो हम यूज करते हैं यूज करते हैं ना वेन वाला में, इसमें यूज नहीं करेंगे। इसलिए जो सिरिंज रहता है उसी को हेपरिन डालेंगे तो ब्लड क्या होगा, कोगुलेट नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। और उसी सिरिंज को सील करके उसको डायरेक्ट टेस्ट में तुरंत टेस्ट कर लिया जाता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो भी ट्यूब वेक्टिलेना ट्यूब है या जो भी वाइल सब होता है यहाँ पर यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि मानो कि उसका ढक्कन खोलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन या जो भी गैसेज है क्या होगा, अंदर जाएगा, मिक्स हो जाएगा। या वेक्टिलेना ट्यूब दिया तो आधा क्या होगा, खाली रहेगा, आधा गैसेज टाइप का रहेगा, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, वो सब ग्लास सिरिंज में मिक्स नहीं हुआ, इसलिए उसको वेक्टिलेना ट्यूब में भी नहीं डाला जाता। आगे लिखकर मैं बताएंगे। तो जो ग्लास सिरिंज है उसी में क्या आएगा, बोलो एंटीकोगुलेंट से काम करेगा, थक्का नहीं जमने देगा। लेकिन प्लास्टिक वाला में क्या करेगा कि तुम निकाल कर रख देगा, उसमें हेपरिन रहता है नहीं रहता है, उसको 10 मिनट रख देगा तो उसी में जम जाएगा। इसीलिए क्या होता है, कलेक्ट करके तुरंत क्या करता है, ट्यूब में डाल देते हैं, समझ में आया। इसको ट्यूब में क्यों नहीं डालेंगे, समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन या जो भी गैसेज रहेगा, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है, मेरा डायग्नोसिस में अंदर डाल सकता है, ठीक है ना। जो डायग्नोसिस होगा थोड़ा बहुत कम यूज कर सकता है, इधर आ सकता है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, इसी में कर देंगे, ठीक है। तो वहीं लिखा हुआ है हेपरनाइट ग्लास सिरिंजेस आर यूज्ड मींस प्लास्टिक जो है मे बी परमेबल टू गैसेज। प्लास्टिक माना पतला रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत गैस एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, प्लास्टिक का सिरिंज यूज नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है। जो प्लास्टिक का सिरिंज था जो वेन पंचर में यूज करते थे कितना था, 19 था ना, इसमें भी क्या है 18 या 20 वाला ही क्या करते हैं, यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। ये मिडिल का डिस्क्रिप्शन है, ये समझ अंतर है दोनों में, समझ में आ रहा है, बहुत अंतर है। डिस्क्रिप्शन में वो सब चीज़ बताया जा रहा है, याद रहेगा ना क्या क्या अंतर है। उसके बाद है once the arterial blood puncture has been performed, a firm pressure should be applied over the puncture site for at least 5 minutes। देखो अब ये बताएं तुमको, आर्टरी क्या होता है, डीपली इनसाइड है, इसका प्रेशर क्या बताएं, ज़्यादा है, बताएं ना। अगर मानो कि तुम पंचर कर दिया और वेन में क्या होता है, हल्का सा दाबते 1-2 मिनट में क्या होता है, ठीक हो जाता है, इसमें से ब्लड आना रिसना कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसमें क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसमें क्या होता है कि अगर तुम कॉटन इसको रात तक 2-4 मिनट तक नहीं दाबा, इसमें प्रेशर ज़्यादा है ना, तो वो क्या होगा, रिसने लगेगा ब्लड, बहुत ज़्यादा प्रेशर में निकलता है। इसलिए कभी भी आर्टरी पंचर करते हैं तो क्या करते हैं, उसको रूल को पकड़ कर, ठीक है ना, कॉटन को 5 मिनट तक कम से कम जोर से दबाया रखना है। क्यों, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा है, थोड़ा सा कम करेगा तो उसमें से क्या करेगा, फोर्स से ब्लड निकलने लगेगा, समझ में आ रहा है। इसलिए क्या होता है, इसमें बहुत सारा सावधानी बरतना पड़ता है, इसलिए सबको नहीं दिया जाता करने के लिए। जो भी वेल ट्रेंड फिजिशियन हो या नर्सेज है, ठीक है, या तुम लोग भी ट्रेंड हो जाएगा तभी इसको यूज करना। तो कोई लड़का दे दिया ऐसे कर रखते हुए तुरंत ब्लड आ जाता है, तुरंत निकालते नहीं दिया, तुरंत बड़ा सा कॉटन मिलता है, तुरंत इसको करते हैं, समझा। 4-5 मिनट दाबे रहते हैं, जो भी इसके रिलेटिव रहते हैं देखते हैं दाबे और बैठे। नॉर्मल वेन पंचर में क्या होता है, इसको करके ऐसा करवा देते हैं, जाओ आराम से 2 मिनट 1 मिनट बैठा के निकाल देते हैं, नहीं ना करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, 5 मिनट तक मिनिमम जोर से दाबना, समझ में आ रहा है ना, क्यों दाबना, समझ में आ रहा है। क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तुरंत ब्लीडिंग हो जाएगा, हटाएगा, और इतना स्पीड में ब्लीडिंग होगा दिक्कत हो जाएगा, आदमी बेहोश पड़ जाएगा, समझ में आ रहा है। इसमें तो धीरे धीरे ना निकलेगा, देखेगा आएगा तो तुरंत दाब देगा, इसमें पूरा स्पीड में निकलता है, बहुत स्पीड में। वहीं है, वहाँ से आर्टियल पंचर एक बार पंचर हो गया तो जो साइट है जहाँ पे पंचर की है, ठीक है ना, उसमें क्या है, प्रेशर कम से कम 5 मिनट तक लगा कर रखना है। जो भी वाटर है उसे क्या करना है, प्रेशर देकर 5 मिनट तक रखना है, इससे क्या होगा, जो ब्लीडिंग होगा वो नहीं होगा,
समझ में आया? ये सब अंतर समझते चलो। उसके बाद क्या है, आफ्टर कलेक्टिंग, ठीक है। जैसे ही मानो सिरिंज में आ गया, उसमें क्या करते थे, कलेक्ट करके क्या करते, वाइल में डालते थे, उसका जो भी एंटीकोगुलेटेड वाइल था उसको क्या करते, मिक्स कर लेते धीरे धीरे, करते थे ना। लेकिन इसमें क्या है, आफ्टर कलेक्टिंग द ब्लड फॉर द ब्लड गैस एनालिसिस, देखो अब बताए थे ये जो आर्टिफिशियल ब्लड किसके लिए यूज किया जाता है, ब्लड गैस एनालिसिस के लिए, ठीक है। इसी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड समझ में आ रहा है। इसीलिए लिख रहा है कि आफ्टर कलेक्टिंग द ब्लड फॉर ब्लड गैसेस, अगर ब्लड गैस एनालिसिस करना है कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करना है, द नोजल ऑफ द सिरिंज इज प्लेस्ड विद द आइस फॉर इमीडिएट ट्रांसपोर्ट टू द क्लिनिकल लैबोरेटरी। इसको क्या करना है कि अगर गैसेस मानो तो नोजल को क्या करना, उसके बंद कर देना सिरिंज के, समझ में आ रहा है, सिलेक्टेड की सबसे, ताकि हवा उसमें गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाए। और तुरंत क्लिनिकल लेबोरेटरी मतलब होता है कि वैसा लेबोरेटरी जहाँ पे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, समझ में आ रहा है, वैसा लेबोरेटरी जहाँ पे टेस्ट का परफॉर्म किया जाता है। उसको क्या करना है, 5 से आधा घंटा के अंदर या 15-20 मिनट के अंदर क्या करना है, भेज देना, तुरंत करना, क्योंकि गैसेस का ज़्यादा देर रखा हो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, लीवर होगा रिपोर्ट में, ठीक है ना। उसको क्या करना है, तुरंत क्लिनिकल लेबोरेटरी में भेज देना है, ठीक है ना। उसका जो रहेगा उसको क्या करना, सील, जो भी मीडियम रहेगा उसको निकाल कर जाएगा ना ऐसे करके, उसको क्या करना, सील कर दिया जाता है बढ़िया से, समझ में आ रहा है, उसके नोजल को, ताकि उसमें एयर क्या करे, अंदर बाहर नहीं जाए। उसको क्या करेंगे, वहाँ पर तुरंत लेंगे, उसके बाद सैंपल लेंगे, उसके बाद तुरंत क्या करेंगे, ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन क्या कर लेंगे। इस समय दोनों में उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में क्या है, इन्वायरमेंट में एयर है तो क्या होगा, मिक्स हो सकता है, इसीलिए क्या होता है, दिक्कत होता है, समझ में आ रहा है। इसलिए इसको करने में बहुत टाइमिंग सब बहुत बरतना पड़ता है, तुरंत करके तुरंत किया जाता है, नोजल को तुरंत पैक करना है, ठीक है। थोड़ा सा भी टाइम लगे, 1 दिन के लिए छोटा या फिर आना, ठीक है। उसके बाद नोट लिखते हैं, ठीक है ना। नोट में क्या क्या ध्यान रखना है, जो भी आर्टिकल पंचर होता है, ये क्या होता है, ग्रेड फिजिशियन जो भी है या मार्क्सेस, ठीक है ना, उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिए। ये नहीं कि कोई आकर करना है, चलो सीख लेते हैं, समझ आ रहा है। तो उनके देख रेख में ही करना है, अगर सीखना भी है तो उनके देख रेख में करना है, अकेले जाकर ये सब नहीं करना, समझ में आ रहा है ना। आर्टिकल पंचर तो ये क्या होता है, आदमी मतलब खतरा हो सकता है इससे, ठीक है। कोई आदमी का जान भी जा सकता है, अच्छा तो मतलब ये सब कोई मौसम नहीं दिया जाता, इसलिए ध्यान से। इसका क्या है, वैक्यूम शुड बी यूज्ड फॉर द आर्टिकल ब्लड कलेक्शन फॉर द ब्लड गैस एनालिसिस फॉर द रेसिडुअल एरिया टू बी कॉज ब्लड गैस। अब देखो वैक्यूम जो भी ट्यूब है, बताएं कि क्या होता है, यूज नहीं किया जाता है, नॉट बी यूज, है ना, और आर्टिकल ब्लड कलेक्शन फॉर द ब्लड गैस एनालिसिस, बताएं क्यों, क्योंकि मानो कि वैक्यूम में आधा तो ब्लड चला जाएगा, उसके बाद जो भी एयर रहेगा, समझ में आ रहा है, या मानो कि कोई भी गैसेस रहेगा उन क्या करेगा, उसमें जाके मिक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो रिपोर्टिंग क्या होगा, गलत होगा। इसलिए क्या हुआ है कि जो भी वैक्यूम नॉट यूज फॉर आर्टिफिशियल ब्लड गैस कलेक्शन, ठीक है ना, बिकॉज रेसिडुअल इसमें बचा हुआ एयर रहेगा, वो क्या करेगा, ट्यूब में जाएगा और फिर रिजल्ट में पैदा करेगा, ठीक है। इसलिए ट्यूब वगैरह का क्या होता है, जनरली यूज हम लोग नहीं करते हैं। सिरिंज है उसी को क्या करते हैं, नोजल को उसको सील करेंगे और ले जाके तुरंत रिपोर्टिंग को 10-20 मिनट में करके रिपोर्ट अपना उसका बनाएंगे, समझ में आया। तो यही है आर्टिफिशियल पंचर। अब इसका क्या प्रोसीड्यूर है, कुछ नहीं है, देखो बताते हैं। इसमें भी क्या है, सबसे पहले क्लीनिंग का करना ही पड़ेगा, तो कोई नहीं भी है लेकिन क्लीनिंग करना है, बिना क्लीनिंग से कोई पंचर नहीं करना, समझ में आ रहा है। तो क्या करना, स्वाब ले लेना है, स्प्रिट ले लेना है, समझ में आ रहा है, कॉटन वॉटन सब लेकर क्या करना, उसको जो भी बताया थे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, या सेंटर को क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले तो तुमको पकड़ में आना चाहिए आखिरी का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसको क्लीन करना, उसके बाद क्या करना, 45 डिग्री पे कितना, ये जो सिरिंज है कितना डिग्री पर डालना है,
45 डिग्री एंगल पर डाला, इसको भी लिख लेना। इसको कितना था, कितना लिखा थे, 25 से 35 लिखा था ना, वही 20 से 35 या जो भी है, समझ में आ रहा है। और इसको कितना डिग्री पर डालना है, 45 डिग्री, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसका क्या करना, 45 डिग्री पे इसको जो भी ये रहेगा बॉटल होकर मास बॉटल का स्लाइड उलाइड बनाता है, इसको काट के, समझ में आ रहा है। उसको क्या करेंगे, 45 डिग्री पर नीचे डालेंगे, और उसको जैसे ही डालेंगे तो तुरंत जैसे इसमें आता है वैसे आ जाएगा, वो प्रेशर भी डाला रहता है, तुरंत भर जाता है, समझ में आया। तो ये प्रोसीजर है, जैसे उसका सेम वैसा ही है, लेकिन रीडिंग का एंगल सिर्फ कितना रहना चाहिए, 45। उसको भी साफ करना है, ठीक है, उसका रेंज बनाना, उसका आ जाएगा, कलेक्ट करके क्या करना, तुरंत उसका जो नोजल होगा उसको क्या कर देंगे, सील कर देंगे, ठीक है। उसका क्लिनिकल लेबोरेटरी जो है टेस्ट होता है वहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आइस का यूज करेंगे, समझ में आएगा। तो जो टेम्परेचर सबको चाहिए ना, बताया था ना, जो भी रिपोर्टिंग वेब टेस्ट करना है, RBC सब करिए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया जाता है। प्लाज्मा वाला में क्या आता है, रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर है, ताकि जो भी ब्लड का गैस है वो सब खराब आप नहीं होगा, समझ में आ रहा है। इसको भी चाहिए ना, ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा तो क्या होगा, गैस आसानी से निकल सकता है, रहता है ना, ये सब दिक्कत हो सकता है। इसलिए क्या करना है, उसका आइस वाला पैक सब आता है, ठीक है, उसमें डालकर सीरीज को लॉक करके उसको क्या करना, सील करके हो जाए। तो ये है तुमको आर्टियल कल्चर, समझ में आया। तो ये बहुत मतलब सावधानी बरतना पड़ता है इसको, ठीक है ना, सब लोग नहीं करते हैं। अगर तुम वेट एंड हो जाएगा तो ये आर्टियल पंचर के लिए तुमको बुला रहा है, तो कम से कम 200, 300, 400 का हिसाब ले सकता है, समझ में आ रहा है। थोड़ा महंगा होता है कि सब नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए सब में एक्सपर्ट होना, ये सब भी आना चाहिए, ठीक है। ये सब समझ में आया, ये सब नोट कर लेना, जो भी पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सब है, ठीक है। और ये सब वेन और आर्टिकल मानकर समझ में आया, फिर से बताया है ना, पूछना तो पता होना चाहिए ना, कोई तुरंत होना कि नहीं पता, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लो जो छूटा हुआ, ठीक है।